स्वागत है आप सभी छात्रों का आपके अपने इस चैनल स्टडी विद टाइगर पे। तो इसके पहले आपने प्राचीन इतिहास के 4 चैप्टर पढ़े, जिसको हमने बहुत अच्छी तरीके से उन चारों चैप्टरों को आपको एक एक करके पढ़ाया और उन चारों चैप्टरों से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वे हमने आपको कराए। जो अंतिम आपका चैप्टर था, चौथावां चैप्टर, वो था आपका वैदिक काल। वैदिक काल आपका जिसका जो प्रमाणिक काल था वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक चलता है वैदिक काल। इस वैदिक काल में कुल 900 वर्ष का समय लगता है। इस वैदिक काल के समाप्त होने के बाद शुरू होता है आपका प्राक मौर्य युग। इसलिए इसको हम प्राक मौर्य युग कहते हैं, क्योंकि मौर्य काल से पहले के युग को हम प्राक मौर्य युग कहते हैं। इसी प्राक मौर्य युग में हम आपको पढ़ाएंगे जो अगली चीज़ों को, इसमें हम आपको पढ़ाएंगे महाजनपदों के उदय के बारे में पढ़ाएंगे, धार्मिक आंदोलनों के बारे में पढ़ाएंगे और कुछ जो प्रमुख धर्म हैं उनके बारे में पढ़ाएंगे तथा जनतंत्र एवं गणतंत्र की व्यवस्था के बारे में बताएंगे। तो आइए देखते हैं प्राक मौर्य युग। तो 1500 से 600 ईसा पूर्व जो कि 900 वर्ष का काल था, वह आपका था वैदिक काल। वैदिक काल के समाप्त होने के बाद शुरू होता है आपका प्राक मौर्य युग। और जो आपका प्राक मौर्य युग है वो वैदिक काल के समाप्त होने के बाद और मौर्य काल के पहले तक चलता है। अर्थात वैदिक काल आपका जो समाप्त होता है वो होता है 600 ईसा पूर्व। 600 ईसा पूर्व में वैदिक काल आपका समाप्त होता है और इसके बाद शुरू होता है प्राक मौर्य युग, जो कि आपका 600 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व तक चलता है। अर्थात जो आपका प्राक मौर्य युग है वो 600 ईसा पूर्व से लेकर के 321 ईसा पूर्व तक चलता है। तो हम देखते हैं कि जैसे ही आपका वैदिक काल समाप्त होता है, क्योंकि वैदिक काल में क्या थी, कबीलाई व्यवस्था थी। छोटे छोटे भूखंड के जो प्रमुख थे वे कबीलों के प्रमुख होते थे। वहाँ से ही शुरू होती है बड़े बड़े महाजनपदों की। तो जब हम प्राक युग में आते हैं, जो कि हमारा 7वीं सदी से लेकर के, चूँकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में माना जाता है, 600 ईसा पूर्व से लेकर के, तो 7वीं सदी से लेकर के 4वीं सदी तक का जो काल है उस काल में बड़े बड़े महाजनपद होते हैं, जिसमें से प्रमुख जो है आपके वो 16 महाजनपद थे। तो हम देखते हैं कि वैदिक काल के समाप्त होने के बाद महाजनपदों का उदय होता है। इसी महाजनपदों के उदय के साथ साथ समाज में आप जो उस समय का समाज था, प्राक मौर्य युगीन समाज था, उसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। इन परिवर्तनों में सबसे बड़ा परिवर्तन जो देखने को मिलता है वो मिलता है आपके धार्मिक परिवर्तन में। क्योंकि वैदिक काल में जो धर्म व्यवस्था थी वो बहुत ही जटिल थी, जिसमें से धर्म जो व्यवस्था थी उसके जो प्रमुख थे वो ब्राह्मण एवं क्षत्रिय थे। पुरोहितवाद था या नियम और कानून जो धर्म संबंधी थे वे बहुत ही जटिल थे। इस वजह से जब प्राक मौर्य युग प्रारंभ होता है तो प्राक मौर्य युग को हम 2 नामों से जानते हैं। पहला नाम जो होता है प्राक मौर्य युग को हम बौद्ध युग के नाम से भी जानते हैं और दूसरा हम कह सकते हैं कि धर्म सुधार युग। तो जैसे ही वैदिक काल की जो धर्म की व्यवस्था थी वो इतनी जटिल थी कि लोगों का मन अब वहाँ से भर चुका था, इसलिए धार्मिक जीवन में जो परिवर्तन हुए प्राक मौर्य युग में उसे हम धार्मिक क्रांति की संज्ञा देते हैं। इस क्रांति के बाद मगध जैसे बहुत बड़े जनपद का उदय होता है। बहुत बड़े जनपद का उदय होने के बाद जो ये आपका मगध जनपद है,
इसके उदय होने के बाद आगे चलकर इसी से मौर्य डायनेस्टी या मौर्य वंश की शुरुआत होती है। इसी समय हम देखते हैं कि हमारे भारत में एक तरफ जहाँ मगध का उत्कर्ष होता है, मगध जैसे बहुत बड़े जनपद का उदय होता है, ठीक उसी समय हम देखते हैं समानांतर व्यवस्था में हमारा जो भारत है वो विदेशी आक्रमणकारियों के प्रभाव में रहता है, जिसमें से जो प्रमुख आक्रमणकारी थे वे आपके थे ईरानी एवं यूनानी। लेकिन इसके बावजूद फिर आगे मौर्य डायनेस्टी जब शुरू होती है तो हमारा जो भारतीय इतिहास है समानांतर रूप से क्रमिक व्यवस्था में चलने लगता है। तो हम देखते हैं कि अब जो हमारे 16 महाजनपद थे वे कौन कौन से थे और उन 16 महाजनपदों के बारे में हमें जो वर्णन मिलता है या उनकी प्रामाणिकता मिलती है वे किस ग्रंथ में मिलती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 16 महाजनपदों का उदय, एमर्जेंस ऑफ 16 महाजनपदास, अर्थात वे जो 16 महाजनपद थे उनका उदय कैसे होता है। तो हम ये जानते हैं कि जो हमारी वैदिक काल की व्यवस्था थी उसमें छोटे छोटे क्षेत्र थे और उन क्षेत्रों में जो कबीले थे उन्हीं का शासन था। धीरे धीरे जब हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो अब ये कबीले जो छोटे छोटे क्षेत्र में थे अब थोड़ा बड़े क्षेत्र के भूस्वामी होने लगते हैं और यहीं से जनपद की प्रक्रिया या जन या राजन की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। इसी से हम जन से जनपद की प्रक्रिया का शुरुआत होता है और जनपद का मतलब बहुत बड़े भूस्वामी या बहुत बड़े क्षेत्र के राजा। तो ऐसे जनपद जो थे वे 16 जनपद थे, जिसमें से हम देखते हैं कि जो जन से जनपद की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी उसमें एक सबसे अच्छा उदाहरण था पांचाल जनपद। जो पांचाल जनपद था वो 5 जन से मिलकर बना था, अर्थात जन से जनपद की प्रक्रिया का प्रारंभ होता है और 16 महाजनपद का उदय होता है। इन 16 महाजनपदों में हम देखते हैं कि इनकी जो प्रामाणिकता होती है, इनके बारे में वर्णन मिलता है। तो सबसे पहले जो वर्णन मिलता है इनके बारे में बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में। तो 16 महाजनपदों के बारे में जो वर्णन मिलता है बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में, जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में और बौद्ध ग्रंथ के महावस्तु में। हम देखते हैं कि महाजनपदों के बारे में जो वर्णन आपके बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में है तथा दूसरा जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में है। इन दोनों ग्रंथों में महाजनपदों के बारे में जो वर्णन मिलता है वो क्रमशः भिन्न है, अर्थात जो 16 महाजनपद हैं अंगुत्तर निकाय के वे कुछ अलग से हैं और जो 16 महाजनपद हैं आपके भगवती सूत्र के ये कुछ अलग से हैं, अर्थात दोनों 16 महाजनपदों में अंतर मिलता है। हम देखते हैं कि जो अंगुत्तर निकाय के जनपद हैं 16 महाजनपद वो उत्तर पश्चिम से होते हुए बिहार तक या विंध्य श्रेणी के उत्तर में अधिकतर जनपद पाए जाते हैं। लेकिन जब हम भगवती सूत्र के बारे में पढ़ते हैं और वहाँ जब हमें 16 महाजनपदों के बारे में वर्णन मिलता है तो उसमें से ज़्यादा जनपद हमें कुछ जनपद जो हैं वो दक्षिण के देखने को मिलते हैं, अर्थात अंगुत्तर निकाय में अधिकतम जो जनपद मिलते हैं आपके वो उत्तरी भारत के मिलते हैं। लेकिन भगवती सूत्र जब जैन ग्रंथ में आते हैं तो कुछ जनपद हमें दक्षिणी भारत के भी मिलते हैं। इन दोनों ग्रंथों में अंतर है, इसलिए दोनों ग्रंथों के बारे में जो प्रामाणिकता है महाजनपदों के बारे में वे सबसे ज़्यादा प्रामाणिकता जो मानी जाती है वो बौद्ध ग्रंथ की मानी जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र है वो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के जो बौद्ध ग्रंथ आपका अंगुत्तर निकाय है उसके बाद लिखा गया है। इसलिए 16 महाजनपद जो हैं प्रमुख रूप से उनका जो प्रामाणिक वर्णन है वह आपके बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में ही मिलता है और वही सबसे ज़्यादा प्रमाणित है। तो आइए देखते हैं कि वे 16 महाजनपद जो हैं अंगुत्तर निकाय में जिनका वर्णन है वे
कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो आपका जनपद है वो है आपका अंग। दूसरा जनपद जो आपका है वो है आपका मगध। तीसरा जनपद जो आपका है वह आपका है काशी। चौथा जनपद जो आपका है वो है कौशल। पांचवा जनपद जो आपका है वो है वत्स। छठा जो जनपद आपका है वो है सूरसेन। सातवां जनपद जो आपका है वह है पांचाल। आठवां जनपद जो आपका है वह है कुरु। नौवां जनपद जो आपका है वह है मत्स्य। 10वां जनपद जो आपका है वह है चेदी। 11वां जनपद जो आपका है वह है अवंती। 12वां जनपद जो आपका है वो है गांधार। 13वां जनपद जो आपका है वो है अस्मक। 14वां जो जनपद है वह आपका है कंबोज। 15वां जो जनपद है वह आपका है वज्जी। और 16वां जो जनपद है वह आपका है मल्ल। अर्थात जो 16 महाजनपद हैं उसमें से जो आपके 14 महाजनपद हैं जो उसमें जनतंत्रीय व्यवस्था या राजतंत्रीय व्यवस्था मिलती है, लेकिन जो अंतिम 2 महाजनपद हैं वज्जी और मल्ल, इस वज्जी और मल्ल में जो आपकी व्यवस्था मिलती है वो गणतंत्रीय व्यवस्था मिलती है। अर्थात 14 जो प्रमुख महाजनपद हैं उसमें आपके व्यवस्था जो है वो आपकी जनतंत्रीय व्यवस्था है, जनतंत्रीय तंत्रीय या राजतंत्रीय है। तथा जो आपके ये 2 जनपद हैं अंत के वज्जी और मल्ल, इसकी जो व्यवस्था है वो गणतंत्रीय व्यवस्था है, गणतंत्रीय व्यवस्था है। तो 2 जनपद जो आपके वज्जी और मल्ल है वो गणतंत्रीय व्यवस्था पर आधारित हैं। इसके ऊपर जो 14 महाजनपद हैं वे आपके जो हैं वो राजतंत्रीय या जनतंत्रीय व्यवस्था पर आधारित हैं। आज के लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया प्राक मौर्य युग की शुरुआत कब से कब तक होती है, प्राक मौर्य युग में कौन कौन सी चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे, 16 महाजनपद कौन कौन से हैं, किन महाजनपदों में जनतंत्रीय व्यवस्था है और किन महाजनपदों में गणतंत्रीय व्यवस्था पाई जाती है। अगले सेशन में हम आपको पढ़ाएंगे 16 महाजनपद जो आज हम आपको पढ़ा चुके हैं। अगले सेशन में जब हम आपको पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे जनतंत्रीय एवं गणतंत्रीय व्यवस्था। जनतंत्रीय गणतंत्रीय व्यवस्था के बाद हम आपको पढ़ाएंगे धार्मिक सुधार आंदोलन। उस धार्मिक सुधार आंदोलन के बाद हम आपको पढ़ाएंगे जो 2 बड़े बड़े धर्म आपके भारत में पाए गए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, उन दोनों धर्मों के बारे में। तो आज जो हमारा सेशन है वो यहीं प्राक मौर्य युग के सामान्य परिचय के साथ महाजनपदीय व्यवस्था के साथ खत्म होता है। हम आपको अगले सेशन में पढ़ाएंगे जनतंत्रीय व्यवस्था एवं गणतंत्रीय व्यवस्था के बारे में। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। ये चैनल जो स्टडी विद टाइगर है वो आपके अपने परिवार की तरीके से है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन से क्या होगा कि हमारी जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी, इम्पोर्टेंट जो भी क्लास हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अगर आपको लगता है कि कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट देने वाला है जिससे हमारे चैनल में थोड़ा सा सुधार हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दे सकते हैं। कमेंट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके कमेंट का हमारे कमेंट बॉक्स में सादर आमंत्रण है। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। मिलते हैं हम आपसे कल के लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।